Hi students, welcome to Unique Educare Academy. This is me, Prakash Posar. Today I am going to teach you Science 2, Chapter 1, Heredity and Evolution. In this chapter we are going to see about the hereditary characters we are inherited from the parents and the evolution, and many more subtopics we are going to see. So students, first of all I'd like to request, if you have not subscribed my channel, do subscribe, and let us start with the chapter Science 2, Heredity and Evolution. In this chapter we are going to see heredity and heredity changes, and in this we are going to see transcription, translation and translocation, and then we are going to see what is evolution. जो है स्टूडेंट्स बहुत सालों से हो रहा है, एंड इट्स अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, एंड इट्स अ चेंज विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इवोल्यूशन के बारे में हम देखेंगे, और ये जो चेंज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सालों से कई करोड़ों सालों से जो चलते आ रहा है, उसके हमारे पास एविडेंस होना चाहिए. तो कुछ साइंटिस्ट को एविडेंस मिले, तो दैट एविडेंस वी आर गोइंग टू सी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. तो जो भी इवोल्यूशन हुए उसका एविडेंस होने चाहिए. जैसे कि डायनासोर्स हुआ करते थे, तो उसके एविडेंस हमारे पास आज भी हमें मिलते हैं. तो उस टाइप के एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे. देन वी आर गोइंग टू सी डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो डार्विन ने एक नेचुरल सिलेक्शन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लिखा था, तो उसके पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, तो वो हम पढ़ेंगे. फिर देन व्हाट इज़ लामार्किज्म, एंड देन द स्पेसिएशन, एंड देन ह्यूमन इवोल्यूशन. सो नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू रिकॉल? तो दिस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि वी आर गोइंग बैक टू 9th standard, वी आर गोइंग टू रिकॉल सम ऑफ द पॉइंट्स. The first question is, which component of the cellular nucleus of living organism carries hereditary characters? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है सेलुलर न्यूक्लियस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑफ कोर्स हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नॉन लिविंग थिंग. लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को आगे पास ऑन करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मतलब क्या? तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे दादाजी से जो भी कैरेक्टर्स हमारे माता पिता में आए हैं, तो दादाजी से जो भी कैरेक्टर्स हमारे पापा में आए हैं, पेरेंट्स में आए हैं, तो वह मे बी दादाजी फेयर थे तो हमारे पापा भी फेयर हैं. मे बी हमारे दादाजी की आँखें जो है वो काली है, तो इसीलिए मेरे पापा की आँखें काली है. और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हाइट है, जैसे कि इंटेलिजेंस है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है, जो पापा के थ्रू जो है वो उनके बेटे में आता है, और हमारे पापा के थ्रू हम में आ गए हैं, और हमसे जो है वो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. तो जो भी इंफॉर्मेशन जीन्स कैरी करती है वो फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, and from offspring to their offspring, so on it goes on continuous. तो वह जो कंपोनेंट है वो है क्रोमोसोम्स फ्रेंड्स. अब क्रोमोसोम्स अभी कहेंगे, या अब क्रोमोसोम्स कहो या डीएनए कहो या जीन्स कहो, तो मैं तो कहूँगा क्रोमोसोम्स और डीएनए. तो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्रोमोसोम और डीएनए. Point number 2, question number 2, what do we call to the process of transfer of physical and mental characters from the parents to the progeny मतलब parents to their offspring मतलब उनके बच्चे. तो ऐसे कौन सा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र होता है? किसका ट्रांसफ़र होता है? फिज़िकल और मेंटल कैरेक्टर. फिज़िकल मतलब जैसे कि अभी पापा टॉल है, तो उनका बेटा भी टॉल होगा, ऑफ कोर्स उनका बेटा टॉल होगा. तो यह जो कैरेक्टर है, मम्मी शॉर्ट है, मम्मी जो है वो शॉर्ट है, पापा टॉल है, लेकिन दोनों के जो बच्चे हैं, जैसे कि एक बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटा टॉल हुआ, तो वो जो फिज़िकल कैरेक्टर है, वो फिज़िकल कैरेक्टर कहाँ से आया? उनके पापा से आया. तो इस तरह से फिज़िकल कैरेक्टर. अब मम्मी जो है सपोज़ इंटेलिजेंट है,
पढ़ाई में तेज़ है, पापा उतने पढ़ाई में तेज़ नहीं है, तो वह जब बेटा जो है वो टॉल भी है और वो पढ़ने में भी होशियार है, तो वह मेंटल कैरेक्टर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि फिज़िकल कैरेक्टर और मेंटल कैरेक्टर दोनों भी कैरेक्टर्स पेरेंट मतलब मम्मी और पापा से अपने प्रोजेनी में मतलब अपने बच्चों में आ सकते हैं। तो वह प्रोसेस क्या होता है, तो वह जो प्रोसेस होता है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। तो वही जो हमारे दादाजी से हमारे पापा को मिला, पापा से जो है हमें मिला, तो वह होता है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब डीएनए के बारे में अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो डीएनए के फिलहाल अभी हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि उसमें टू हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं, और फिर बाद में डीऑक्सीरिबोस शुगर होता है, और फिर बाद में फॉस्फोरिक एसिड होता है या फॉस्फेट इसको कह सकते हैं, एंड पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो इसमें आप देखेंगे मैंने क्या क्या कहा, डीऑक्सीरिबोस शुगर, फिर फॉस्फोरिक एसिड एंड अ पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो यह 3 क्वेश्चन के सवाल के जवाब हमने दे दिए हैं। और नाउ हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस के बारे में अगर मैं कहूँ तो हेरिडिटी यह जो पैराग्राफ है दिस आई विल शो इन वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं एक्चुअल चैप्टर की तरफ। फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी इज हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। ओके, you know that heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes। देखो अभी अभी मैंने आपको हेरिडिटी की डेफिनेशन बहुत एक बेसिक डेफिनेशन बताई थी। क्या होता है हेरिडिटी? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू देयर फर्दर जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है वाया जीन्स। अब ये जो इंफॉर्मेशन है या फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को मिलने वाले हैं, ये कैसे क्या पास होते हैं? तो ये पास होते हैं वाया जीन्स। नाउ व्हाट इज जीन? सी, ये है डीएनए, ऑलराइट, डीएनए विच इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। जीन होता है any part of DNA, any part of DNA or any segment of DNA is called as gene। तो ये जीन्स के थ्रू वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती है। जॉन ग्रेगोर मेंडल इज पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। अब ये किसने ढूंढ के निकाला कि ये जो ट्रांसमिशन होता है या फिर हेरिडिटी के बारे में जो डिटेल नॉलेज हमें मिला है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस साइंटिस्ट जॉन ग्रेगोर मेंडल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। और इसीलिए जॉन ग्रेगोर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 it took a long time for him to understand the conclusions of his research about heredity। देखो मेंडल साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, what is that material which is causing the transmission, या फिर ये हेरिडिटी कैसे क्या हो रही है, और उसके लिए उसने पी प्लांट चूज किया था। और ये जो पी प्लांट था, पी प्लांट पे उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो एक्सपेरिमेंट्स करने में उसका बहुत टाइम गया टू रिच अप टू द कंक्लूजन्स के एग्जैक्ट वो प्रोसेस क्या है, कैसे वो प्रोसेस होती है हेरिडिटी की। ओके, इन 1901 द रीजंस बिहाइंड द सडन चेंजेस वर अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी व्राइज। उसके बाद ह्यूगो डी व्राइज ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रिमरोज नाम का एक प्लांट होता है उस पे। उसके एक्सपेरिमेंट का टॉपिक क्या था कि कुछ सडन चेंजेस आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट वी आर नॉट आइडेंटिकल। हम में और हमारे पेरेंटल जनरेशन में कुछ ना कुछ तो चेंजेस है। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस क्यों आते हैं, या फिर अगर दूसरे एग्जांपल्स हम अगर लेंगे तो उनकी प्रीवियस जनरेशन और उनकी फर्दर जनरेशन, इनमें कुछ सडन चेंजेस आते हैं। ये सडन चेंजेस क्यों आते हैं, ये ढूंढ के निकाला ह्यूगो डी व्राइज ने। ओके, मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर सटॉन ऑब्जर्व्ड अ paired chromosome in the cells of grasshopper। grasshopper जो इंसेक्ट होता है उसके सेल से क्रोमोसोम का डिस्कवरी किया। Until then it was not known to
anyone. तब तक किसी को भी नहीं पता था कि क्रोमोसोम है क्या, क्रोमोसोम क्या एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, क्या मटेरियल है, तब तक किसी को भी पता नहीं था. उसके बाद रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स. देखो, क्रोमोसोम का डिस्कवरी होने के बाद जेनेटिक मटेरियल का एग्जैक्ट नेचर क्या है वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एसिड है, बेस है, एग्जैक्टली उसका नेचर क्या है, ये डिस्कवर करने के लिए रिसर्च स्टार्ट हुए. व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम्स, जब ये पता चला कि ये जो जीन्स होते हैं, देखो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे पास होते हैं, थ्रू द जीन्स. मतलब बिकॉज ऑफ दिस जीन्स द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू फर्दर जनरेशन. और ये जीन्स कैसे कैरी होते हैं, बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स. जीन्स कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और ये जीन्स को कौन कैरी करता है, द क्रोमोसोम्स. ओके, through which 1944 trio of scientists Oswald Avery, Maclean McCarthy and Colleen MacLeod proved that except viruses, all living organisms have DNA as the genetic मटीरियल. देखो, फिर उसके बाद अराउंड 1944 में 3 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये प्रूव किया कि वायरसेस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस ग्लोब में, उन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए. और कुछ वायरसेस है उनका भी डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, बट मोस्ट ऑफ द वायरसेस हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल. ओके, उसके बाद इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट्स फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनाड proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. उसके बाद का एक्सपेरिमेंट किया गया इन 1961, जिसमें जैकब और मोनाड ये 2 साइंटिस्ट ने मिलके प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है जिसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, ऑलराइट, ये ढूंढ के निकाला. क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो हमारी होल बॉडी को बनाते हैं और हमारी बॉडी को फंक्शनल रखने के लिए ये प्रोटीन्स यूजफुल होते हैं, उनका जो सिंथेसिस है उसका फर्स्ट मॉडल दिया गया था जैकब और मोनाड, ये 2 साइंटिस्ट से. It helped to uncover the genetic codes hidden in DNA. अब इससे क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पता चलने के बाद डीएनए में एक्चुअल में जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो कोड्स जानने में हेल्प हुई. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. ये जो डीएनए में जो कोड्स होते हैं, ठीक है, वो डीकोड हो गए, मतलब वो पता चल गए. उसके बाद इस नॉलेज का यूज किया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जिसका जेनेटिक इंजीनियरिंग ये जो फील्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या, ये जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके हमें जो जैसा डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वैसा पाना, ये सब किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में. तो इसका नॉलेज मतलब डीएनए का जो सीक्वेंस होता है या फिर वो जो भी कोडेड इंफॉर्मेशन होती है उसका नॉलेज मिलने के बाद वो नॉलेज यूज किया गया इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, देन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, प्रोडक्शन ऑफ hybrid varieties of animals and plants, and in industrial processes in which microbes are used. देखो, ये जो हेरिडिटी का नॉलेज है या फिर डीएनए के बारे में जो भी सारा नॉलेज है, इस नॉलेज का एप्लीकेशन क्या है, ये नॉलेज यूज अभी किया जा रहा है इन द डायग्नोसिस फील्ड. डायग्नोसिस फील्ड मतलब कोई अगर डिजीज़ हुआ है वो डायग्नोज करने के लिए ये अगर हमारे पास जीन्स का नॉलेज होगा, डीएनए का नॉलेज होगा तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर डायग्नोसिंग एनी जेनेटिकल डिजीज. उसके बाद आता है वो डिजीज़ डायग्नोज होने के बाद उस पर क्या ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए, वो ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स को, ऐसे डिजीज़ को कहा जाता है हेरिडिटरी डिजीजेस या फिर हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स. तो ये जो डिसऑर्डर्स है, ये जो डिजीजेस है वो आगे के जनरेशन में नहीं जाने चाहिए. ये जो प्रिवेंशन है, ये प्रिवेंशन लेने के लिए हमें डिटेल नॉलेज चाहिए डीएनए के बारे में. देन दिस नॉलेज इज also helpful in the production of hybrid
वैरायटीज। हाइब्रिड क्या होता है? दो अलग अलग चीज़ों का ब्लेंडिंग होता है। जैसे देखो यहाँ पे एक आपको एनिमल दिख रहा है, हाइब्रिड एनिमल, एंड देन देर इज हाइब्रिड प्लांट। तो ये जो हाइब्रिड एनिमल है उसका नाम है जेब्रॉइड। क्या? जेब्रॉइड। वो मिक्सचर है हॉर्स और जेब्रा का, ठीक है। मतलब जेब्रा के जीन्स और हॉर्स के जीन्स, इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो भी कुछ टेक्निक्स आते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक्स यूज करके उनका ब्लेंडिंग किया गया और एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया गया, उसको कहते हैं जेब्रॉइड। एंड in this way we can produce hybrid varieties of plants and animals by using the knowledge of heredity. So now the next topic is transcription, translation and translocation. तो बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक, थोड़ा सा मैं आपको डीएनए के बारे में कुछ बताऊंगा, आरएनए के बारे में कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा है। सेंट्रल डॉगमा का मीनिंग मुझे बताना है कि क्या होता है, और फिर ये पूरा जो पैराग्राफ है, दिस पूरा पैराग्राफ से रिलेटेड जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा। हम पहले वीडियो देखेंगे और फिर बाद में यह रीड करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, तो पहले हम देखेंगे इसके जो टर्म्स है, दैट इज़ डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे बनता है प्रोटीन, तो ये सब देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। तो अभी यह जो है आपको 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक रेफ़र करनी पड़ेगी। इन 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 182, पेज नंबर 183 देयर इज़ अ डायग्राम ऑफ डीएनए। अभी मैंने कहा कि डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच कंटेंस 2 स्ट्रैंड्स, और फिर बाद में डीएनए का फुल फॉर्म जो है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये डीएनए का फुल फॉर्म हो गया। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आरएनए, तो आरएनए का भी डायग्राम आपको 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में मिलेगा। तो आरएनए जो है, आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर टाइप्स पूछे गए, तो आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए मतलब ट्रांसफ़र आरएनए। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ आरएनए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड गिव द नेम ऑफ सम डिसऑर्डर्स। अभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है? तो अभी मैंने आपको कहा कि डीएनए होता है, डीएनए के अंदर कुछ जीन्स होते हैं, और जीन्स के अंदर एडेनाइन, गाइनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन ऐसे 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। उसके मिस पैर होने की वजह से, मिस पैर, जैसे अभी ये देखो, ये सारे जो है ये पैर हो गए। मिस पैर मतलब इसमें उल्टा हो जाएगा। ओके, ऐसे अगर पैर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिस पैर हो जाएगा। तो मिस पैर होने के वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट होती है। और फिर बाद में दैट जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है काफ़ी। उसके एग्जांपल्स देखें तो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम है, ये सारे हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे हैं विच इज़ रिलेटेड टू द क्रोमोज़ोम। क्रोमोज़ोम में अगर कुछ डिसऑर्डर्स हैं मतलब वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए। और हमने ये भी देखा है कि मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स हमने देखा है, उसमें भी बहुत सारे डिजीज़ेस हमने देखे हैं। दैट इज़ मोनोजेनिक डिसऑर्डर जो है कॉज ड्यू टू म्यूटेशन में चेंजेस होने की वजह से ये सब हुआ है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज़म, नाइट ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। और फिर थर्ड टाइप का जो डिसऑर्डर हम यहाँ पर देखने वाले हैं दैट इज़ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, दैट इज़ क्लेफ्ट लिप एंड स्पिना बाइफिडा और डिफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है। और फिर बाद में क्लेफ्ट पैलेट जो कि कंस्ट्रिक्टेड स्टमक होता है वह। और फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारे जो है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स में आते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ मूविंग टू दिस टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन।
तो उसके पहले हम देखेंगे डीएनए और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले होता है हमारा बॉडी सिस्टम होता है। बॉडी सिस्टम में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो इसलिए हम ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर, किडनी, पैनक्रियास, द ब्रेन, बोन्स, दिस आर द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिर ऑर्गन के अंदर आप देखेंगे तो देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो दिस ग्रुप ऑफ सेल्स ये ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? टिश्यूज़ कहेंगे। ओके, फिर इसके बाद में हम देखेंगे टिश्यूज़। अभी टिश्यूज़ जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल, तो अभी इसमें से हम सिर्फ एक सेल ले लेंगे, एक सेल, तो एक सेल ले लेंगे। तो अभी ये टिश्यूज़ किसका है? मल्टी सेलुलर एनिमल का है। मल्टी सेलुलर एनिमल में क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स होते हैं, और यूनिसेलुलर एनिमल में सिर्फ एक ही सेल होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा। तो अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ बहुत सारे सेल्स में से हम एक सेल लेने वाले हैं। तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और फिर बाद में न्यूक्लियस के जो बाहर जो होता है, तो दैट वी कॉल इट एज ए साइटोप्लाज्म। तो एक वो भी फ्लूइड पार्ट होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ओके, और ये अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करेंगे तो द आउटर कवरिंग विच इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल, तो विच इज़ फ्लेक्सिबल, दिस इज़ नॉट सेल वॉल, सॉरी, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे ये न्यूक्लियस के बारे में। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द न्यूक्लियस। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस के बारे में अगर हम फोकस करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में अगर ये दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ न्यूक्लियस। ओके, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस छोटा था, मैंने इसको बड़ा कर दिया। न्यूक्लियस के अंदर पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। ओके, होल्स। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, जो फ्लूइड सब्सटेंस है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होगा क्रोमोसोम्स। देयर इज़ अ क्रोमोसोम्स, देयर इज़ अ क्रोमोसोम। तो ये सारे क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर द क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स कहा जाता है कि एक क्रोमोसोम में एक सिंगल डीएनए होता है। इन वन सिंगल क्रोमोसोम में क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम में सिंगल डीएनए होता है। सिंगल क्रोमोसोम में सिंगल डीएनए होता है। 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। अब इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर ये आपका क्रोमोसोम है एक्स टाइप वाला, ये आपका जिगजैग लेवल से बना हुआ है। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ कॉल्ड एज जीएनए। अब जो आपका डीएनए डबल स्ट्रैंड जो है, आपका डीएनए कैसे है? डबल स्ट्रैंड है। तो डबल स्ट्रैंड के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह जो एक पार्ट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। अब जीन के अंदर नॉर्मली जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग इसके अंदर इसे 4 लाइंस बनाते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो है नाइट्रोजनस बेसिस है जो आपस में जॉइंट है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपके फिंगर्स कैसे जॉइंट है, इस तरह से जॉइंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, सो नाउ अभी हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि यह जीन है। तो अभी मैं आपको फिर से मैं बताऊँ कि टिश्यूज़ में बहुत सारे सेल्स है, तो एक सेल हमने उसमें से लिया, तो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होगा, तो एक डीएनए, तो व्हाट इज़ दिस? ये जो पूरा जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम किसका है? डीएनए का है। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ डीएनए, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये पूरा डीएनए। अब डीएनए के अंदर क्या देख रहे हैं आप? यह जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट को क्या कहेंगे? इसको हम जीन्स कहेंगे। ओके, तो जीन्स के अंदर आपको एडेनाइन, गायनाइन,
साइटोसाइन और थायमाइन, ऐसे आपको 4 नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे जो आपस में जॉइंट होता है, एडेनाइन, गाइनाइन, साइटोसाइन और थायमाइन। तो एडेनाइन जो है वो थायमाइन को जॉइंट होता है, गाइनाइन जो है साइटोसाइन को जॉइंट होता है। यह जीन्स के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को बताइए न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए का एक पार्ट क्या होता है, जीन्स होता है। तो अभी यह जो ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड मतलब क्या, यह एक रेल की पटरी की तरह हो गया और एक रेल की तरह पटरी की तरह हो गया, तो डबल स्टैंड है। तो डबल स्टैंड, जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है। डबल स्ट्रैंड के जगह पे यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो यहाँ पर एडेनाइन होगा, फिर गाइनाइन, समथिंग लाइक दैट। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पर भी उसको ऐसा होगा। ओके, तो ये दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है। इसको आरएनए पॉलीमरेज कौन ज्वाइंट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जब ज्वाइंट करेगा और फिर पॉलीमरेज ज्वाइंट करने के बाद में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो आपका होगा mRNA। तो सिंपल में अगर मैं ये कहूँ कि डीएनए से आपको mRNA मिलेगा और यह जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और फिर बाद में mRNA से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, mRNA से प्रोटीन मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। और फिर बाद में जब आपका ये क्या है, ये आपका mRNA है, क्या है, ये आपका mRNA है। mRNA ऐसा उसमें होता है, हाँ। तो mRNA को एक ट्रिपलेट कोडॉन आता है, क्या आता है, एक ट्रिपलेट कोडॉन आता है जो इसको जॉइंट करता है। क्या करता है, जो इसको जॉइंट करता है, और यहाँ पर वो एमिनो एसिड कैरी करता है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एमिनो एसिड कैरी करता है। तो यह जो है, ये इसके साथ एडेनाइन, गाइनाइन, इसके हिसाब से जो भी वो ट्रिपलेट ये कोड होता है, और यह जो होता है एंटीकोडॉन होता है। क्या होता है, एंटीकोडॉन। और यह क्या है आपका, कोडॉन। यह क्या है, कोडॉन। तो mRNA क्या करता है, कोडॉन, और बहुत सारे कोडॉन कैरी करता है। और ये जो tRNA जो है, ये tRNA यहाँ पर आके इसको अटैच हो जाता है। तो क्यों अटैच होता है, क्योंकि वो यह कोडॉन है, तो ये एंटीकोडॉन होता है। तो एंटीकोडॉन जब ये अटैच हो जाता है तो एमिनो एसिड यहाँ पर रुक जाता है, फिर ये अगला 3 पैर जो है ये इसको अटैच हो जाता है, फिर उसका एक एमिनो एसिड रह जाएगा। तो इस तरह से चेन ऑफ एमिनो एसिड बन जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि चेन ऑफ एमिनो एसिड्स बनेगा, और बहुत सारा चेन ऑफ एमिनो एसिड्स जब बनेगा तो इट विल फॉर्म अ प्रोटीन। तो व्हाट इट विल फॉर्म, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन मतलब क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, और यह क्या है, तुम्हारा प्रोटीन है। और आई होप सो कि यह मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, ताकि जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, और फिर बाद में मैं यह पैराग्राफ रीड करके बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास 20 टोटल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने, 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने कितने ट्रिपलेट कोडॉन फाइंड किए हैं फॉर 20 एमिनो एसिड्स, और उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंड ही वाज बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़ इन 1968 अलॉन्ग विद अदर 2 साइंटिस्ट। तो उन्होंने और बाकी 2 साइंटिस्ट के साथ मिलके क्या पता किया, ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 एमिनो एसिड्स के उन्होंने पता किया। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू, आपको मैं अभी 2 वीडियो बताऊंगा, एंड देन वी आर कमिंग बैक टू पेज नंबर 1। ओके, आज जिस वीडियो की हम बात करने वाले हैं वो है ट्रांसलेशन।
एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स का। तो सबसे पहले चीज़ हमें ये समझना होगा कि ट्रांसलेशन होता क्या है। तो उसके लिए सेंट्रल डोग्मा समझें। एमआरएनए के मैसेज को डिकोड करके प्रोटीन्स बनता है, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो बेसिकली ट्रांसलेशन होता कहाँ है, तो हम कह सकते हैं टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कहाँ पर, तो राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स में एमआरएनए के कोड को डिकोड करके प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है। ट्रांसलेशन में बेसिकली होगा क्या, तो एमआरएनए के ऊपर सारे मैसेजेस होते हैं। 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडॉन बनाता है और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। उन सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ करके जो सिंथेसाइज होगा उसे हम प्रोटीन्स कहते हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ट्रांसलेशन का बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले चीज़ ट्रांसलेशन के लिए जो लगेगा वो है डीएनए, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स, तीनों टाइप के आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री जिसे हम कहते हैं, एंजाइम्स और फैक्टर्स लगेंगे, सोर्स फॉर एनर्जी एटीपी या तो जीटीपी। जब आप Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. ओके, आपने वीडियोस भी देख लिए और आपको उम्मीद करता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैंने वीडियो दिखाया तो आपको ज़्यादा अभी समझ में आएगा व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू। सो नाउ दिस ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द पैराग्राफ। विद द हेल्प ऑफ RNA, द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ DNA participate in the functioning of the cell and thereby control the structure and functioning of the cell। तो आप देख रहे हैं कि DNA जो है, यहाँ पर आपको मैं डायग्राम फिर से दिखाता हूँ। डीएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है विद द हेल्प ऑफ mRNA। और ये जो सारा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। ओके, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। तो आप देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ mRNA DNA ने क्या किया, प्रोटीन बनाया है। ओके, तो ये सारा जो प्रोसेस उसको हम सेंट्रल डॉगमा कहेंगे।
और फिर ये सब क्या हुआ, डीएनए पार्टिसिपेट जो किया है, जीन्स ने जो पार्टिसिपेट किया है उससे क्या हो रहा है, फंक्शनिंग ऑफ द सेल में मदद हो रही है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा। ओके, सो नाउ डीएनए जो है, डीएनए में क्या स्टोर होता है, मैंने आपको बताया डीएनए में पहली बात तो क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में जीन होता है, डीएनए में जीन होता है। तो वह जो जीन क्या करता है, प्रोटीन, अप्रोप्रिएट प्रोटीन, मतलब कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरह का प्रोटीन बन गया है, ये टीआरएनए के मदद से अमीनो एसिड जॉइंट्स होते जाते हैं और एक तरह का प्रोटीन बन जाता है। ये जो प्रोटीन है, यह जो अप्रोप्रिएट प्रोटीन मतलब बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड नेसेसरी ऑफ द फॉर द बॉडी, ये जो अप्रोप्रिएट प्रोटीन जो होता है और उसका सिंथेसिस जो होना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये कहाँ स्टोर होती है, इट इज़ स्टोर्ड इन द डीएनए। तो वापस एक बार कहूँगा मैं कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट एंड नेसेसरी ऑफ द बॉडी, जो अप्रोप्रिएट जो प्रोटीन होती है वह अप्रोप्रिएट प्रोटीन का जो सिंथेसिस जो होना है उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द डीएनए। ओके, एंड दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया, दिस प्रोटीन इज सिंथेसिस बाय द डीएनए थ्रू आरएनए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा। नाउ यहाँ पर हमने देखा एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। आप देख रहे हैं कि ये जो डीएनए था, डीएनए बीच में टूट गया, टूटने के बाद में फिर और एक स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पर एक स्ट्रैंड बनने वाला है, यहाँ पर एक स्ट्रैंड बनने वाला है जो क्या कहे, उसको हम क्या कहेंगे, एमआरएनए कहेंगे। तो ये जो आरएनए जो बन गया है, ओके, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द डीएनए। तो अभी डीएनए, ये जो है डीएनए में ये सीक्वेंस है, ओके, ये सीक्वेंस के हिसाब से mRNA अपना एक सीक्वेंस तैयार करेगा। ओके, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज़ यूज इन दिस प्रोसेस। आप देख रहे हैं डीएनए में दो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है। तो दो स्ट्रैंड में से आप यहाँ पर बताइए कौन सा स्ट्रैंड यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है, नो, ये वाला स्ट्रैंड, लोअर वाला स्ट्रैंड जो है यूज़ हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। ओके, सो आप देख रहे हैं द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for this synthesis। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीच में जो है RNA पॉलीमरेज जॉइंट हो गया, RNA पॉलीमरेज जॉइंट होने के वजह से mRNA प्रोड्यूस हो गया। ये जो mRNA है ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है कि नहीं, मतलब एक्स्ट्रा हो गया। ये दो स्ट्रैंड जो है किसके स्ट्रैंड है, ये ब्लू वाला स्ट्रैंड दोनों डीएनए के, ओके, और ये जो ऑरेंज वाला जो तैयार हो गया वो mRNA है और वो तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ओके, complementary to the DNA strand used for the synthesis. Beside there is a uracil in RNA instead of thymine of DNA। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था एडिनाइन, डीएनए में क्या होता है, एडिनाइन, गायनाइन, साइटोसाइन और थायमाइन। तो अभी आरएनए में क्या होगा, एडिनाइन होगा, गायनाइन होगा, साइटोसाइन और थायमाइन के जगह पे क्या होगा, यूरैकिल होगा। क्या होगा, यूरैकिल। थायमाइन के जगह पे क्या होगा, यूरैकिल होगा। तो आरएनए के कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडिनाइन, गायनाइन, साइटोसाइन और ये थायमाइन डीएनए में होता है। थायमाइन के जगह पे यूरैकिल कहाँ होता है, आरएनए में होता है। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा गया है इंस्टेड ऑफ थायमाइन। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जो आरएनए बना उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ओके, Now moving on to next page, the mRNA formed in the nucleus comes in the cytoplasm। तो mRNA कहाँ बना, न्यूक्लियस में बना। न्यूक्लियस में बनने के बाद वो कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म से बाहर आएगा। जैसे अभी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या बना, mRNA बना। mRNA अभी क्या होगा, बाहर आएगा। क्या आएगा, बाहर। कहाँ पर आएगा, इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्या बना, mRNA इट विल कम आउट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, सो it brings in the coded message
वो कोडेड मैसेज लाएगा फ्रॉम द डीएनए। तो आप देख रहे थे यहाँ पर जो ये एमआरएनए जो है, देख रहे हैं आप, ये कोडॉन है। कोडॉन मतलब वो कोडेड मैसेज लाया है। ओके, कोडॉन मैसेज लाने के बाद द मैसेज कंटेन्स द कोड, द मैसेज कंटेन्स द कोड फॉर एमिनो एसिड। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ग्रुप ऑफ 3 होता है, ग्रुप ऑफ 3 होता है, 1 2 3, तो इसलिए उसको ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। वो साथ में 3 होते हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, ट्रिपलेट कोडॉन कहेंगे। इसके पैराग्राफ के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। डॉक्टर हर गोविंद खुराना, साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके साथ में और 2 भी साइंटिस्ट थे, और डॉक्टर हर गोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ दिया गया इन द ईयर 1968 फॉर व्हाट, फॉर द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 एमिनो एसिड्स। 20 एमिनो एसिड्स के लिए 20 एमिनो एसिड्स ट्रिपलेट कोडॉन उन्होंने बताए थे। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। यहाँ पर देख रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के यहाँ से बाहर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है, एमआरएनए बाहर आ रहा है। ओके, तो एमआरएनए जो बाहर आ रहा है वो एमआरएनए अब कहाँ जाएगा, मैंने आपको बताया था, वेर इट विल गो इन द साइटोप्लाज्म, वेर इट विल गो इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जब ये गया तो ये देख रहे ना आप, इसमें 1 2 3 ये 3 मिलके एक हो गया, और 3 मिलके एक हो गया, 3, तो ऐसा आप देख रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स उसके पास होते हैं। अब ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन ये एमआरएनए के पास है। तो अभी ये कोड को रीड करने के बाद ये कोड को रीड किया जाता है। ओके, कैसे रीड किया जाता है, 3 एक साथ करके उसको रीड किया जाता है, और उसके हिसाब से उसका एंटी कोडॉन ढूंढा जाता है। जैसे आपके पास दो ताले हैं, ओके, 2 ताले हैं और आपके पास 4-5 चाबियां हैं, तो आप एक ताला जो है कोई भी चाबी लगा के खोल सकते हैं क्या, नहीं। तो एक ताला को स्पेसिफिक एक चाबी लगेगी जो 4-5 चाबी में से एक होगी। फिर दूसरे जो ताला है उसको क्या सेम चाबी लगेगी जो पहले ताला को लगा है, बिल्कुल नहीं। तो दूसरा ताला को दूसरा चाबी लगेगा, तो वो ताला से हम चेक कर पाएंगे कि इसको कौन सी चाबी लगेगी, और दूसरे ताले को दूसरी चाबी लगेगी। तो यहाँ पर जो है ये 3 मिलके क्या हो गया, कोड हो गया। तो ये कोड के हिसाब से ये ताला लॉक जैसा हो गया। अब इसको एक चाबी चाहिए, तो उसके भी 3 आएंगे, 1 2 3, तो उसको हम कहेंगे एंटी कोडॉन। वो एंटी कोडॉन ऐसे ही लगेंगे क्या, किसको भी 3 जाके अटैच हो सकते हैं, नहीं, वो डिपेंड करेंगे ये कोड के ऊपर। तो इसमें जो कोड होगा उसके हिसाब से ये 3 एंटी कोडॉन उसमें अटैच हो जाएंगे। और जब एंटी कोडॉन यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एंटी कोडॉन अटैच हो गए, कोड को एंटी कोडॉन अटैच हो गए, तो यहाँ पर एक एमिनो एसिड जो है उसको रिलीज़ हो गया है। ये एमिनो एसिड बाजू वाले एमिनो एसिड से के साथ अटैच हो जाएगा और बाजू में अटैच हो जाएगा, और आप देख रहे हैं कि ऐसा अटैच होते होते आप क्या देख रहे हैं कि एक तरह का प्रोटीन बन गया, और ये प्रोटीन सिंथेसिस हो गया है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हुआ है, डीएनए ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, और एक अप्रोप्रिएट प्रोटीन यहाँ पर बना था एज़ पर द नेसेसरी ऑफ द बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोड्स एमआरएनए में मौजूद होते हैं, और एंटी कोडॉन जो है वो टीआरएनए एंटी कोडॉन लाते हैं। तो यह जो एंटी कोडॉन यहाँ पर जब इसको जॉइंट हो जाता है तो उसी प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। क्या कहेंगे उसको हम लोग, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहेंगे। ओके, सो यहाँ पर देख रहे हैं ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए एमिनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए। तो एमआरएनए को कौन एंटीकोडॉन प्रोवाइड करता है, टीआरएनए एंटीकोडॉन प्रोवाइड करता है, हैविंग अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके, तो आप देख रहे थे यहाँ पर एमआरएनए से यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के बाद में क्या बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। ओके, कोडॉन के साथ में एंटी कोडॉन जब जॉइंट हो जाता है तो उसको हम कहेंगे
translation. Okay, the amino acids brought in by tRNA are bonded together by peptide bond. तो अब ये जो एमिनो एसिड्स है, बराबर, ये एमिनो एसिड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ये एंटीकोडन के हिसाब से यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर एक है, यहाँ पर। तो ये जो छोटे छोटे बॉल्स जो आप देख रहे हैं क्या है, एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड कैसे जॉइंट है, जॉइंट बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, जॉइंट बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से वो क्या है, वो जॉइंट है। जैसे हम दो चीज़ को फेविकॉल से जॉइंट करते हैं, वैसे यहाँ पर ये दो एमिनो एसिड्स है, ये दो एमिनो एसिड्स कैसे जॉइंट होंगे, बाय पेप्टाइड बॉन्ड और विद द हेल्प ऑफ आरएनए। आरएनए मतलब क्या, राइबोसोमल आरएनए। ओके, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया, ये 3 इसको चिपक गया, ये तीन को ये चिपक गया, फिर अगले 3 को अगला 3 चिपक गया, फिर अगले 3 को फिर अगला 3 चिपक। तो ऐसे जो है वो मूव होते जाता है। कैसे होता है, मूव होता है। जैसे आप देखें यहाँ पर ये 3 को ये अटैच हो गया, फिर अगले 3 को ये अटैच हो गया, फिर ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, फिर ऐसे वाला फिर यहाँ पर अटैच। तो मूव होता है, तो मूव होते 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 आगे जाएगा, कोड को एंटी कोडॉन मिलता जाएगा। तो वह जो प्रोसेस है वह किस के मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए। आरएनए मतलब क्या, राइबोसोमल आरएनए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम्स कीप मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बाय डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। एक एक करके अटैच नहीं होता है, एक साथ में 3 अटैच होता है, फिर बाद में डायरेक्ट और 3 अटैच होगा। तो बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पर अटैच हो गया, फिर अगली बार यहाँ पर अटैच हो जाएगा, फिर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, फिर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मूव हो रहा है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ये मूव हो रहा है। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। सच मैनी चेन्स केम टुगेदर, बहुत सारे चेन्स ऐसे एक साथ आएंगे टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन जो बना है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर बताया, ये जो प्रोटीन बना है ये सिंपल प्रोटीन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हमें डीएनए ने आरएनए के थ्रू बनाया गया है। अब ये जो प्रोटीन जो है ये कुछ भी हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है, हमारे बॉडी में जो कुछ भी बना है स्टूडेंट्स वो प्रोटीन के ज़रिए बना है। पर प्रोटीन जो हमारे बॉडी में है वो एक टाइप के प्रोटीन है, वो कई टाइप के प्रोटीन्स हैं। तो उसमें से कौन सा प्रोटीन बनाना है ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन इन्फॉर्मेशन देगा, यस दैट इज़ डीएनए। ओके, सो नाउ so it is a complex protein. So these proteins control various function in the body of the living organism and their appearance too. Okay, moving on to next paragraph. Living organism can produce new individuals like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. So लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वह एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देगा, मतलब रिप्रोड्यूस करेगा। ओके, तो वह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह सेम एग्जैक्टली उसके जैसा ही न्यू इंडिविजुअल को जन्म देगा, जो उसकी तरह दिखता है, जो उसकी तरह रहता है, वही एनवायरनमेंट में अडेप्ट होता है। ओके, सो यह जो है यह पॉसिबल किस वजह से, ड्यू टू जीन्स, और जीन्स के वजह से ही। और फिर यह जो जीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, मतलब किसी पैरेंट में होते हैं, तो वह अपने जीन्स जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को, मतलब प्रोजेनी को या फिर अपने बच्चे को वह ट्रांसमिट करता है। दैट मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और वह जनरेशन जब बड़ी हो जाती है तो वह जनरेशन भी आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को वह ट्रांसफ़र करती है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस जो है वह सेम उसी तरह से। और कुछ जीन्स जब वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू पैरेंट टू जब ऑफस्प्रिंग में जब जाता है तो उस जीन्स में कुछ चेंजेस नहीं होते, विदाउट एनी चेंजेस। तो नेक्स्ट लाइन है, ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू दर ऑफस्प्रिंग। तो डेफिनेटली एग्जैक्टली ऑल कैरेक्टर्स तो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जो है
वो ज़रूर ट्रांसमिट हो जाएंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. सो ना हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दीज जीन्स. तो कभी कभार क्या हो जाता है कि यह जीन्स जो है विदाउट एनी चेंजेस जो है मतलब पहले मैंने बताया था कि जीन्स जो है विदाउट एनी चेंजेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो ट्रांसफ़र होते हैं. लेकिन अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कभी कभी देयर इज़ अ चेंज इन द जीन्स. देयर इज़ अ चेंज इन द जीन्स. तो सडन चेंज होने के जीन्स में चेंज होने के वजह से वह जो सडन चेंजेस जो जीन्स में हो गए वह भी फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो सकते हैं. तो समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन changes its position that causes a minor change which is nothing but the म्यूटेशन. तो अभी म्यूटेशन यह जो डेफिनेशन जो यहाँ पर दिया गया है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो म्यूटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो म्यूटेशन देखेंगे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में जो है मेन सीक्वेंस दिया गया है जीन्स का, जिसमें आप देख रहे हैं ब्राउन वाला जो है वो टी है, रेड ग्रीन वाला जो है वो एडेनाइन है, फिर ब्लू वाला जो है साइटोसाइन है, और फिर बाद में अगेन ब्राउन थाइमाइन, येलो वाला जो है गाइनाइन, साइटोसाइन, एडेनाइन, गाइनाइन एंड थाइमाइन. फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो है म्यूटेशन हुआ जीन्स है, जिसमें आप देख रहे हैं ओरिजिनल सीक्वेंस के हिसाब से टी ए और बाद में सी मैच होना चाहिए. मैच हो गया ऑलरेडी, लेकिन यह जो बीच के जो है थाइमाइन, गाइनाइन और साइटोसाइन इसको निकाल दिया गया. यहाँ पर देख रहे निकाल दिया गया. उसके जगह पे क्या रिप्लेस हुआ है GAT, मतलब गाइनाइन, एडेनाइन और थाइमाइन. बाकी के वापस सीक्वेंस वैसे ही है AG एंड T. ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर TAC के बाद में TGC होना चाहिए था, पर TGC निकल गया और उसके जगह पर रिप्लेसमेंट क्या आ गया GAT. तो दिस इज़ द म्यूटेशन. दिस इज़ कॉल्ड एज म्यूटेशन. ये रिप्लेस किया गया बाय अनदर ट्रिपलेट कोडॉन से रिप्लेस किया गया. तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे. अभी यह जो म्यूटेशन है, यह जो चेंजेस जो है, यह जो चेंजेस जो होता है, सडन चेंजेस जो होता है, दैट मे बी माइनर और दैट मे बी मेजर. कंसिडरेबल, मेजर मतलब कंसिडरेबल. तो यहाँ पर देखिए समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन्स चेंजेस इट्स पोजिशन दैट कॉजेस माइनर चेंजेस विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन. तो सम म्यूटेशन मे बी माइनर बट सम मे बी कंसिडरेबल. तो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ म्यूटेशन जो है वो माइनर होते हैं. माइनर मतलब कि जैसे पेरेंट्स के अंदर जो जीन्स जो है माइनरली चेंज हो गए, म्यूटेशन पेरेंट्स में हुआ और वह जो जीन्स जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग में आ गए. तो ऑफस्प्रिंग में उसमें ऑफस्प्रिंग जो है उसमें चेंजेस नज़र आएंगे, और जो वो चेंजेस नज़र आएंगे वो बहुत ही माइनर होगा, बहुत माइनर होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पेरेंट्स दोनों भी फेयर है, तो शायद कलर जीन्स में अगर चेंज हो गया रहेगा तो उनका जो बेटा जो होगा उसके कलर में चेंजेस नज़र आएंगे. ओके, तो दैट इज़ माइनर. बट अगर कंसिडरेबल होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स उसमें आएगा. जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, फिर बाद में डायबिटीज़ है, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में शुरू में मैंने आपको बताया था. तो इस तरह से, तो एग्जाम्पल म्यूटेशन में कॉज the genetic disorder like sickle cell anemia. Okay, and this is the everlasting process. एक बार म्यूटेशन में कंसिडरेबल चेंजेस हो गए तो यह जो चेंजेस होते हैं वो एवरलास्ट होते हैं, मतलब हमेशा के लिए रहते हैं. और डार्विन थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में ये एक तरह का एविडेंस और एक तरह का प्रूफ कंसिडर किया गया है इन द डार्विन थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप सो आपको यह वीडियो समझ में आया होगा. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट.
अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे भेज सकते हैं, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय. थैंक यू.